अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, आज हम सेकेंड फिजिक्स का यानी क्लास 12 का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स तमाम प्रोविंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी की और फेडरल। तो ये आप कहेंगे सर वो कैसे? क्योंकि मैंने तमाम बुक्स का कंटेंट इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ, इसमें मैंने तमाम बुक्स का कंटेंट इकट्ठा कर लिया है ताकि कोई ये ना कह सके कि सर ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पाकिस्तान की जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के ये अकॉर्डिंग होगा। चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ और टॉपिक का नाम है बच्चे कॉलम्स लॉ। अब देखते हैं कॉलम्स लॉ क्या है। हमने समझना है, बिल्कुल इसको क्रैम रट्टा नहीं लगाना, हमने इसके बिल्कुल डीपली कंसेप्ट्स को देखना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो टॉपिक ऑटोमेटिक आप राइट कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा ना कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, यानी एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी चार्जेस को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। तो कन्वेंशनली हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। लेकिन ऐसे और भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। इस तरह नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर देते हैं। और अगर एक भाई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ तो भाई रिपल्शन नहीं होगी, यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दो जगहों पर, और इस जगह पर क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इन दो केसेस में, जो लाइक चार्जेस के केसेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है और अनलाइक चार्जेस दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन मसला ये नहीं है। अब मसला बच्चे ये है कि कितनी फोर्स होती है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितने न्यूटन फोर्स होगी। ये मसला आप लोगों का हल किया चार्ल्स कॉलम ने, जिसके नाम पे कॉलम्स लॉ रखा गया। उसने कहा जी कि मैं मसला हल करके देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब उसने मसला कैसे हल किया जरा देखिएगा। उसने कहा कि दो चार्जेस ले लें, लेट्स सपोज एक चार्ज हम Q1 ले लेते हैं और एक चार्ज Q2 ले लेते हैं। वो कहता है जी कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, लाइक चार्जेस होंगी तो रिपल्शन होगी, अनलाइक चार्जेस होंगी तो अट्रैक्शन होगी। तो वो फोर्स कितनी होगी? कॉलम सरकार ने कहा कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करवा दे, जितना आंसर बड़ा आएगा, जितना हासिल ज़रब बड़ा आएगा, जितना प्रोडक्ट बड़ा आएगा, उतनी फोर्स आपकी ज़्यादा होगी। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फिर उसने कहा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर ले लें, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी ये इसके दरमियान डिस्टेंस, लेट्स सपोज हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्टेंस r है तो r का स्केयर ले लें, तो स्केयर की फोर्स क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आसान लफ्जों में बच्चे, जितना फासला ज्यादा होगा फोर्स कम होती जाएगी, फासला कम होगा फोर्स ज्यादा होती जाएगी। ये होता है इन्वर्सली रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। यह है डायरेक्ट रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक इक्वेशन में कंबाइन करना चाहें, हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो अगर ये हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म कर दें तो क्या आएगा? f इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक और मसला आ गया, भाई ये k क्या है? k आपके पास बच्चे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। k की जो वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर 1 मीडियम एंड नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो सिस्टम जिसके अंदर इस फोर्स को, चार्ज को और डिस्टेंस को मापा जाता है, उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम मीडियम क्या ले लें? फ्री स्पेस ले लें, मीडियम ले लें फ्री स्पेस, और सिस्टम यूनिट्स ले लें हम SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स ले लें, तो फिर k की जो वैल्यू होगी वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये क्या आ गया भाई? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर ये न्यूमेरिकल यहाँ पे पुट कर दी जाए तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई, पता है आपको 3.14 होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये वैल्यू आ गई किसकी? k की।
के की वैल्यू तब होगी जब हम फ्री स्पेस लेंगे मीडियम, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा आपका, ऐसा ही होगा, अदरवाइज के की वैल्यू कुछ और होगी। मीडियम चेंज कर देंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर देंगे तो के की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके बच्चे चेंज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, f इज इक्वल टू के की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हमने निकाल लिया, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये सारी की सारी कॉलम्स ला की फॉर्म्स हैं। अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q2 का चुप करके बैठ जाएगा, नहीं बच्चे कभी नहीं। Q2 को बड़ा गुस्सा आएगा, वो दोबारा रिपल्शन लगाएगा, वो भी कहेगा चलो तुम भी रिपेल हो जाओ, यानी म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल है या नहीं है, इसको देखते हैं। हम एक यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये आपके पास लेट्स सपोज Q1 है, ये आपके पास क्या है Q2 है। Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, ये उसने फोर्स लगा दीजिए, फोर्स का हम नाम दे देते हैं जी F12। किस डायरेक्शन में लगाई, डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं R यूनिट वेक्टर 1 and 2। फिर देखिएगा कॉलम्स फोर्स को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, और ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा R12 यूनिट वेक्टर। अब क्या होगा, अब Q2 को गुस्सा आएगा, अब Q2 कहेगा जी मैं भी तो फोर्स लगाऊंगा, Q1 ने लगाई है, मैं क्यों माफ कर दूं Q1 को। तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम कहते हैं ये फोर्स F21 है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं R21, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पे जो भी हमने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के फार्मूला से, डायरेक्शन यहाँ पर इंक्लूड हमने नहीं की थी। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपके पास डायरेक्शन है। अब इसका फार्मूला लिखें। अब इसका फार्मूला बच्चे क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ पे अब यूनिट वेक्टर्स को देखिएगा, एक यूनिट वेक्टर इस तरफ है और एक यूनिट वेक्टर इस तरफ है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो फिर हम लिख सकते हैं R12 इक्वल टू R21, साथ में नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव क्या बता रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ये वाला और ये वाला देखिएगा, एक उधर है और एक इधर है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल मुखालिफ है। और यूनिट वेक्टर्स होते ही वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इक्वेशन मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, F12 मैंने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने वैसे लिखूंगा। आगे देखिएगा Q1 वैसे, Q2 वैसे, ओवर R का स्क्वायर वैसे, और R12 की जगह पर मैंने क्या लिखूंगा, माइनस R21। R12 की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस R21। ये माइनस शुरू में आ जाएगा। F12 इज इक्वल टू माइनस इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, साथ में क्या बच गया R21। अब देखिए ये तो फार्मूला बन गया F21 का। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, R21 और R21। ये देखिए ये तो वही फार्मूला बन गया ना F21 का। तो हम क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, मुखालिफ होगी। नेगेटिव साइन ये बता रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है और एक फोर्स की डायरेक्शन ये है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर Q1 एक्शन करेगा तो फिर Q2 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। टॉपिक बिल्कुल लास्ट पे, अब हम लास्ट में देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या इफेक्ट है भाई। अब यहाँ पे मीडियम का मतलब क्या है, अगर देखिए ये Q1 पड़ा है और यहाँ पे Q2 पड़ा है, इसके दरमियान जो भी चीज़ होगी वो आपका मीडियम होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम फ्री स्पेस कहेंगे, अगर हवा है तो एयर है, मीडियम आपका गिलास है, कुछ भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। जो भी मीडियम होगा इन दोनों के दरमियान, उस मीडियम को हम एक
ख़ास नाम देंगे, उस मीडियम को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक आने की वजह से, मीडियम आने की वजह से जो आपकी कॉलम फोर्स है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कहते हैं, उसमें कमी आ जाती है। आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि ये फोर्स में कितनी कमी आएगी। ये फोर्स एक खास फैक्टर से कम होगी, उस फैक्टर को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। कॉलम्स लॉ में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। कॉलम्स लॉ आपका बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर शामिल हो गया है, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। ये बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर फ्री स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं है आपके पास मीडियम, यानी इसके हम फ्री स्पेस कहते हैं, तब आपके एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी 1। अगर यहाँ पर आप एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू होगी 1.006। अगर आप यहाँ पे गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर की 16। ये चंद वैल्यूज आप लाजमी याद कर लीजिएगा। आपके टेक्स्ट बुक में साथ में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इन दोनों के यूनिट्स और एप्सिलॉन आर की वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो भाई कॉलम फोर्स इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, आप सिंपली कहेंगे कॉलम फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, आपको समझ आई है या नहीं आई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।